सबसे पहला मेरा सवाल चरण सिंह सापरा साहब, क्योंकि सबसे बड़ा जो आपके पास संकट है वो ये है कि तुष्टीकरण के नाम पर, अल्पसंख्यकों से प्रेम के नाम पर आप घिर जाते हैं। मनमोहन सिंह जी का वो बयान याद दिलाया जाता है कि उनका क्या, जिसमें उन्होंने कहा था विज्ञान भवन के अंदर कि भाई देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यक मुसलमानों का होना चाहिए, मुसलमान भी उन्होंने कहा था। तो चरण सिंह सापरा साहब कैसे इसका जवाब देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो इसकी पिच करती है, हिंदुत्व का बैट उठाती है और मनोज तिवारी जी उस पर चक्का मार देते हैं गाना गा के। कैसे करेंगे चरण सिंह साहब? देखिए दीपक जी, आपने कहा कि आप कैसे सामना करेंगे, कैसे जवाब देंगे इन तीनों चीजों का। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर भी जब चुनाव हुआ था, या फिर कर्नाटका के अंदर जो चुनाव हुआ था, उसमें भी आदरणीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के ये तीन ही मेन मुद्दे थे: तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और परिवारवाद। प्रधानमंत्री ने हर मंच से ये दोनों राज्यों के चुनाव में उन्होंने बहुत बड़े बड़े भाषण किए। कर्नाटका का आपको याद दिलाऊं कि वहां पर तो बजरंग बली जी की भी मदद उन्होंने लेनी चाहिए, लेकिन ग्राउंड लेवल पर ऐसी परिस्थिति थी भारतीय जनता पार्टी की, जो विपक्ष पूरे देश में बोल रहा है, जिस तरह से प्रमुख मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, किसानों की समस्या का मुद्दा, किसानों की आय दुगनी करनी थी, महिला अत्याचार का मुद्दा, ये तमाम सारे जितने मुद्दे हैं ये जमीन से जुड़े हुए जनता के मुद्दे हैं। और कर्नाटक और हिमाचल की जनता ने प्रधानमंत्री के उन तीन मुद्दों को, या भारतीय जनता पार्टी के तीन मुद्दों को नकार दिया है। आज फिर प्रधानमंत्री वही बात बोल रहे हैं, यानी अंग्रेजी में कहते हैं कि ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, तो नहीं है बोलने के लिए। जिस बात पर वो ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुके हैं, जनता ने नकारा है उनको दो राज्यों के अंदर, वही बात वो फिर कर रहे हैं। जमीन से जुड़े हुए बातें वो प्रधानमंत्री नहीं करना चाहते हैं, ये जनता भी देख रही है। तो भारतीय जनता पार्टी कुल मिलाकर के हताश नजर आ रही है, निराश नजर आ रही है, थकी हुई नजर आ रही है। वही थकी हुई बातें उनके सभी नेता कर रहे हैं। तो थकी हुई, निराश और हताश पार्टी को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, ये तमाम सारे राज्यों के लोग कोई भी वोट करने के लिए तैयार नहीं है। उनको पता है कि ये जुमला जीवी है, इनके जुमलाबाजी पर कोई विश्वास करने के लिए तैयार नहीं। मनोज तिवारी क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं आप तो थकी हुई हैं, वो हमेशा यही बोलते हैं कि कर्नाटक और हिमाचल हम जीत गए, यही बातें आपने कही थी, इसलिए हम ये तीन भी जीत जाएंगे। क्या कह रहे हैं मनोज तिवारी जी आपका चरण सिंह सापरा साहब के जवाब पर? देखिए, सापरा साहब तुष्टीकरण को थका हुआ बोलते हैं, परिवारवाद के इशू को ये थका हुआ बोलते हैं, भ्रष्टाचार के इशू को ये सापरा साहब थका हुआ बोल रहे हैं। मैं मानता हूँ जनता ये बात जब सुनेगी ना कि परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण जो हमारे समाज को खोखला करता है, उसको अगर कांग्रेस के प्रवक्ता थका हुआ बोलते हैं, तो फिर इस देश के लोग भारतीय जनता पार्टी को सुनेंगे, एनडीए को सुनेंगे, नरेंद्र मोदी जी को सुनेंगे, हमारे नड्डा जी को सुनेंगे। देखिए दीपक भाई, तुष्टीकरण का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा कभी थका हुआ हो सकता है? इस देश में कांग्रेस के ही एक बहुत बड़े लीडर जो बोलते थे कि 1 रुपया भेजते हैं तो 85 पैसा नहीं पहुंचता है, मात्र 15 पैसा पहुंचता है, वहां पे नरेंद्र मोदी जी ने 1 रुपया में पूरा 1 रुपया पहुंचाना शुरू किया। उस गवर्नेंस को तो अभी हम जनता के बीच में ऐसा प्यार मिलता हुआ पा रहे हैं, लेकिन साथ में हम भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा एक्शन लेना चाहते हैं, ये उसको थका हुआ बताते हैं। रही बात किसी स्टेट में जीत गए, अच्छी बात है, बधाई हो आपको जीत गए, लेकिन आज छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, इन जगहों पे जब जब इन्होंने वादा किया तो क्या उनको पूरा किया? क्या हमारे सापरा साहब बता सकते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में महिलाओं को 1,000 रुपया मिला क्या? तो ये सारी चीज़ें कहने के लिए अच्छी हैं, लेकिन ग्राउंड पे भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और ये परिवारवाद, ये जनता इसको शत्रु समझती है। ठीक है सापरा साहब, अब आप जातिगत जनगणना भी ले आए। अब ये कह रहे हैं कि ये तीन तो मुद्दे हैं, तुष्टीकरण, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, लेकिन इसमें जातिवाद भी अब जुड़ गया है। तो ये एक पॉजिटिव एजेंडा लेके चल रहे हैं। आपके पास क्या पॉजिटिव है देने के लिए, खासतौर पर जब राजस्थान के मॉडल की बात होती है, छत्तीसगढ़ के मॉडल की बात होती है गवर्नेंस में, तो क्या ऐसी बातें हैं जिसको आप शोकेस करना चाहेंगे इन चुनाव के अंदर?
देखिए, पहली बात तो मैं इनका थोड़ा सा उत्तर पिछले इसका दे देता हूं। इन्होंने परिवारवाद की बात ये अगर कांग्रेस पे थोपना चाहते हैं तो वसुंधरा राजे क्या है, सबसे बड़ा प्रतीक तो वही है परिवारवाद का, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ऐसे में लिस्ट गिनाने जाऊंगा तो आपके 10 मिनट इस शो के उसी में चले जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के परिवारवाद के अगर मैं गिनाने जाऊंगा। ये जहां तक बात करते भ्रष्टाचार की, तो ये हमारे पर उंगली उठाने के समय इनको ये भी सोचना चाहिए कि मध्य प्रदेश के अंदर जो व्यापम घोटाला हुआ था, जिसमें 23 या 24 प्रकार की परीक्षाएं थी, 1 करोड़ नौजवानों का नुकसान इन्होंने किया है। तो क्या वो नौजवान भूल जाएंगे? क्या नौजवान भूल जाएंगे कि पटवारी के इम्तिहान जो हुए उसमें 15-15 लाख रुपए में पेपर बिका था? क्या लोग भूल जाएंगे कि नर्सिंग का परीक्षा हो या फिर डीमैट की परीक्षा हो या फिर और सारी भर्तियां हो, उसके अंदर किस तरह से इन्हीं के लोगों ने वहां पर भ्रष्टाचार किया है? आरोप तो राजस्थान में भी लगे हैं सर, अशोक गहलोत सरकार पे। सपरा साहब प्लीज, आप इन पर जो आरोप लगा रहे हैं वही तो आप पर लगे हैं। पेपर लीक घोटाला, सचिन पायलट उसके चलते छोड़ के जाने को राजी थे। भाई मैं उसके आगे की भी बात कर रहा हूँ, सुनिए तो सही, जरा धैर्य रखिए ना आप। इनको आयुष्मान स्कीम जो इनकी है उसके अंदर कैग की रिपोर्ट है, हमारी रिपोर्ट नहीं है, कैग सरकार की तरफ की होती है। कैग ने कहा है कि जो लोगों की मृत्यु हो गई कोविड के अंदर, उनका भी इलाज मध्य प्रदेश की सरकार ने कर दिया है। कितना बड़ा घोटाला हुआ है। आदिवासियों की और दलितों पर जो अत्याचार मध्य प्रदेश में हुआ, अव्वल दर्जे पर है पूरे देश के अंदर, पहला राज्य है वो। और आदिवासियों की 3.22 लाख आदिवासियों की जो पट्टा जो उनका छीन लिया गया है, निरस्त किया गया है, क्या ये आदिवासी भूल जाएंगे? क्या दलित भूल जाएंगे कि उनको रोड पर बिठा करके और बीजेपी के नेताओं ने चप्पलों से मारा है? क्या आदिवासी भूल जाएंगे कि बीजेपी का नेता पुत्र जो है वो उनके ऊपर सरेआम पेशाब कर रहा था? तो ये तमाम सारी चीजें हैं। उज्जैन का वाक्य हुआ है जहां पर एक बच्ची को किसी ने पूछा नहीं और प्रशासन कहता है कि शायद उत्तर प्रदेश की बच्ची है, भिखारी है, इस तरह से कहा, फिर पता चला कि सतना की बच्ची है। तो ये तमाम सारी चीजें हैं। ऐसी घटनाएं सतना में हो रही हैं, ऐसी घटनाएं उज्जैन में हुई, ऐसी बलात्कार की घटनाएं भोपाल में हो रही हैं और ये हाल ही में हो रही हैं। तो फिर प्रशासन कहाँ है? प्रशासन का इकबाल खत्म हो गया है। जब आप हम पर एक उंगली उठाते हो, देखिए मैंने टाइमर हटा दिया है, अब मैं दोनों को बीच बीच में टोकूंगा वरना कोई मजा नहीं आएगा डिबेट के अंदर। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपने बलात्कार की घटनाएं भोपाल की गिना दी, उज्जैन की गिना दी, अरे जयपुर भी गिना दीजिए, करौली भी गिना दीजिए, अलवर भी गिना दीजिए, चूरू भी गिना दीजिए। आप ही के नेता कहते हैं शांति धारीवाल हाउस के अंदर कि भाई मर्दों का स्टेट है राजस्थान, इसलिए यहाँ रेप ज्यादा होते हैं। अब सुनिए, तो मैं उत्तर जवाब दे लीजिए मनोज जी, मैंने टाइमर हटा दिया, जवाब दे लीजिए। जितने भी वाक्य राजस्थान में हुए हैं, 24 घंटे के अंदर अंदर आरोपियों को पकड़ा गया है, उन पर कार्रवाई हुई है, सख्त से सख्त उनको सजा दी गई है। ऐसा दूसरी जगहों में भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में ऐसा नहीं होता है। क्यों हाथरस में ऐसा नहीं हुआ? क्यों उन्नाव और कठुआ में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के आला नेता बलात्कारियों के साथ खड़े थे? बृजभूषण शरण सिंह क्या कर रहे थे? हमारी मेडल जीती हुई बेटियां जब सड़कों पर बैठी थी, यौन शोषण का उन्होंने आरोप लगाया है। आज तक नरेंद्र मोदी जी के, जेपी नड्डा जी के और अमित शाह के मुंह में दही जमी हुई है ना? क्या बोले हैं वो इसके बारे में? तो जब आप बोलते हैं बेटी के ऊपर, आप जब बातें करते हैं तो ये भी याद रखा करिए कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में क्या हो रहा है। ठीक है, और आप बलात्कारियों के जवाब ले लेते हैं। जी